नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। फटाफट से आपको टॉप 10 खबरें बता दें कि आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां पर दिख रहा है। क्रूड, जहां पर लगातार तेजी है, हफ्ते भर में करीब करीब 6% की तेजी आ चुकी है। अब भाव $80 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। सोना कल अच्छी तेजी दिखी, 59,300 के आसपास आज MCX पर कारोबार हो रहा है। चांदी की बात करें तो कल जबरदस्त तेजी, 3.5% तक की तेजी दिखी और आज भी ये तेजी कंटिन्यू है। हालांकि आज तेजी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन 73,800 के आसपास आज भी भाव है। नेचुरल गैस भारी इन्वेंट्री से यूरोप गैस में बिकवाली हावी है। कल MCX पर भी गिरावट दिखी, आज दायरे में कारोबार हो रहा है। कॉपर की बात करें तो कल जबरदस्त तेजी थी सारी मेटल्स में, लेकिन आज दायरे में है, 730 के आसपास है। चीन से लेकिन मांग बढ़ने की उम्मीद है। जिस तरह से ग्रोथ पर फोकस वहां पर बढ़ता जा रहा है, एल्युमिनियम भी 200 के आसपास ही घूम रहा है। स्टील एक महीने की ऊंचाई पर है। रेवार फ्यूचर्स शंघाई का वहां लगातार तेजी, और लग रहा है कि चीन में डिमांड बढ़ेगी। रियल एस्टेट को लेकर जिस तरह से वहां पे अनाउंसमेंट हुए हैं, उसका फायदा यहां पर सेक्टर को मिलेगा। एग्री मार्केट में पाम तेल, मलेशियाई पाम तेल 3,850 रिंगिट के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज करीब 1.5% की तेजी यहां पर दिख रही है। गेहूं की बात करें तो रूस में बम्पर हार्वेस्टिंग के बाद अब यहां पर दबाव लगातार बन रहा है। यूएस में 6.1 बुशल डॉलर के आसपास गेहूं का भाव पहुंच चुका है। लगातार गिरावट यहां पर दिख रही है। हफ्ते भर में करीब करीब 6% की गिरावट गेहूं की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में आ चुके हैं। जीरे में आज दबाव है, 2 से 3% की गिरावट है। 57,000 के आसपास भाव है। ग्वारगम में भी आज कल तेजी थी, लेकिन आज दायरे में कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज एक अहम खबर भी है, वो है गोल्ड इंपोर्ट को लेकर। गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट पर सरकार ने पाबंदी लगाने का फैसला किया है। कुछ खास ज्वेलरी आर्टिकल और इंपोर्ट पर यह पाबंदी लगाई गई है। सोने की ज्वेलरी और आर्टिकल के लिए ये इंपोर्ट नियम में बदलाव किए गए हैं। जो फ्री कैटेगरी में थे उसे अब पाबंदी लिस्ट में डाल दिया गया है। हालांकि इस कुछ खास शर्तों के बाद ये पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि हाल के दिनों में जो इंडोनेशिया से जो गोल्ड आर्टिकल का जो इंपोर्ट था वो तेजी से बढ़े थे। उस वजह से सरकार ने इसे चेक करने के लिए ये कदम बढ़ाया है। मनोज जी, क्या लग रहा है, क्या इससे बुलियन के प्राइसेस पे, MCX के प्राइसेस पे कुछ असर होगा या इसका कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से गोल्ड आर्टिकल और गोल्ड ज्वेलरी को लेकर ये खबर है? शुमन जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये गोल्ड आर्टिकल और ज्वेलरी को लेकर के है। और जो गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो गवर्नमेंट का जो TRQ कोटा है उसके अनुसार जारी रहेगा आगे भी। तो उसके चलते यहाँ कीमतों में कोई असर ऐसा जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक नॉन इवेंट जो है लगता है, और इसका कोई असर कीमतों में देखने को नहीं मिलेगा। इसका कीमतों पर कोई असर नहीं होगा। कुणाल जी, आपका व्यू क्या है? सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार चाह रही है कि करेंसी को सपोर्ट करना, जिस तरह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहे थे उसको चेक करने के लिए कदम उठाया गया है? जी हाँ, डेफिनेटली इट इज़ कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और इसी के कारण ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पर इसके कारण मुझे नहीं लग रहा है प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। कुणाल जी, प्राइस को लेकर क्या लग रहा है आपको? जिस तरह की तेजी गोल्ड की कीमतों में कल दिखी थी और सिल्वर तो जबरदस्त तेजी के मूड में था, क्या ये तेजी आपको आगे भी कंटिन्यू होती दिख रही है? तो मैंने आपके शो पे लास्ट वीक ही कहा था, अराउंड जब $1910 का लो मारा था गोल्ड ने, $1910 के आसपास, इट्स अ ग्रेट टाइम टू बाय। और ऑलरेडी हमने एक ही हफ्ते में देखा गोल्ड के प्राइस ऑलमोस्ट $50 का अपसाइड दिखा दिए। सो आई कंटिन्यू टू बिलीव दैट देयर इज स्टिल मोर स्टीम लेफ्ट इन दिस बुल रन। और कोई भी डिप करेक्शन आता है छोटा मोटा ₹200 का, बाय कीजिए गोल्ड। और ओवरऑल गोल्ड का आउटलुक बहुत तेज लग रहा है। अखिलेश जी, आपको क्या लग रहा है? गोल्ड की चाल यहाँ पर खरीदारी का समय है, क्या ये सही समय है? नमस्कार विष्णु जी। यहाँ पर गोल्ड में कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट हुआ है इकोनॉमिक फ्रंट से। सबसे पहले तो 2 डेज पहले जो ब्रिक्स से रिलेटेड न्यूज आया, जो एज ए करेंसी गोल्ड को यूज करने की उन्होंने बात कही, तो वहाँ पे एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पे गोल्ड में बन के आया। ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है, जैसे कुणाल जी बोल रहे हैं, इट्स एक्सट्रीमली बुलिश, काफी ज्यादा बुलिश स्ट्रक्चर है। और वहीं अगर हम डॉलर इंडेक्स पे अगर नजर डालते हैं तो मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है। और
यहाँ से मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में अप्रॉक्सीमेट 5% का करेक्शन आना चाहिए। 150 के आसपास चल रहा है, तो 95 के आसपास तक मुझे लग रहा है कि ये भाव हमको जल्दी से देखने को मिलने चाहिए। तो अगर इस तरह का एक टेक्निकल फॉल बनता है तो ये जो प्राइजेस हैं ये अभी और तेजी से यहाँ पे शूट अप होंगे। मुझे लग रहा है कि गोल्ड एमसीएक्स में अभी एक शॉर्ट टर्म बेस बन चुका है 58,700 का। वहीं कॉमेक्स में 1935 का यहाँ पे बेस बनता हुआ लग रहा है। यहाँ इन लेवल्स के अगर गोल्ड ऊपर रहता है तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे एमसीएक्स में लगता है कि भाव 61,000 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ कोलिन शाह साहब भी हैं, जी। पूर्व चेयरमैन हैं जीजेईपीसी के। सर, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, गोल्ड के किस आर्टिकल के इंपोर्ट पर ये पाबंदी लगी है और इसे रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला गया है, और इसका गोल्ड पूरे मार्केट पर क्या असर आप देख रहे हैं? नहीं, ये क्या था, देखो हमारे बहुत सारे एचएस कोड रहते हैं और हर जो लगभग 200 देश हैं दुनिया भर में, और हर देश के साथ इंडिया का कुछ अपना अग्रीमेंट रहता है ड्यूटी का, बेस्ड ऑन जो एफटीए है कि कुछ भी जो अग्रीमेंट, इकोनॉमिक अग्रीमेंट है उस पे। तो ये क्या एक एनोमली थी इंडोनेशिया के साथ, जहाँ फिनिश ज्वेलरी पे ड्यूटी नहीं थी। वो एक अब मैं बोलूंगा कि शायद मिस्टेक थी अपनी, और वो गवर्नमेंट ने करेक्ट किया है, क्योंकि वो क्या था जो इंडोनेशिया के साथ था उसमें फिनिश ज्वेलरी ड्यूटी फ्री आ रहा था देश में, जो अच्छा नहीं था देश के लिए भी, और वो खाली गवर्नमेंट ने करेक्शन कर दिया है। इससे रेट पे के धंधे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यानी जो भारत और एशियन कंट्रीज ASEAN के साथ जिस तरह की साझेदारी थी उसके तहत इंडोनेशिया से फ्री इंपोर्ट गोल्ड आर्टिकल के हो रहे थे, और जो लूप होल्स था उसका फायदा उठाया जा रहा था, और पिछले कुछ महीने के जो आंकड़े थे वो गोल्ड इंपोर्ट के, गोल्ड आर्टिकल इंपोर्ट के, वो काफी बढ़ गए थे। इंडोनेशिया से फ्री इंपोर्ट का फायदा उठाया गया था, लेकिन बाकी जगहों पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सर, UAE के साथ जो हमारा टाई अप है, क्या वहां पर तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, या वहां के जो आंकड़े हैं वो काफी डिसमल है? नहीं, यूएई के साथ अपना कोई तकलीफ नहीं होगी। यूएई के साथ जो अपना एक चैलेंज रहा था लास्ट ईयर में, वो था कि जो अपने को वो जो 1% इम्पोर्ट ड्यूटी का जो फायदे में इम्पोर्ट होना था वो नहीं हो रहा था, क्योंकि जो एसओपी थी वो बराबर से एक फॉर्मल नहीं हुई थी, जो अब ये साल में हो गई है। सो अपना वो भी चालू हो जाएगा ये साल में। ओके सर, ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या दिख रहा है? किस तरह के नंबर्स आपको दिख रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, बुलियन मार्केट को लेकर? बुलियन मार्केट लेकर जो रेट बढ़ा है उसके कारण वॉल्यूम तो पूरी इंडस्ट्री का डाउन है। वैल्यू वाइज लगभग 5-10% आई वुड से कम है आज की तारीख में, बट जैसे सीजन अप्रोच होगी आई थिंक दिवाली तक, तब तक रिकवरी हो जानी चाहिए। ओके, तो ये उम्मीद है। शुक्रिया कोलिन साहब, और ये सफाई देने के लिए भी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ जो करार था उसके तहत इंडोनेशिया से फ्री इंपोर्ट का फ़ायदा उठाया जा रहा था, उसी को रोकने के लिए सरकार ने ये पाबंदी लगाई है। अब वहाँ से अगर कोई भी अगर इंपोर्ट करना होगा तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम गोल्ड सिल्वर प्राइस की बात कर रहे थे। रवि जी, आपका व्यू क्या बन रहा है गोल्ड और सिल्वर में? इस तेजी में क्या करना चाहिए, किस तरह से इनिशिएट करने चाहिए अपने ट्रेड के पोजीशन को? हमने जो चर्चा की इस हिसाब से वैसे देखे तो पर्टिकुलर कल ही काफी अच्छा उछाल देखने को मिला, और लगातार हमने बाइंग की रिकमेंडेशन दोनों कमोडिटीज में दी थी। हालांकि टाइम जोन थोड़ा ज्यादा था, लग रहा था कि ये अगस्त तक आएगा जो उछाल कल आया। तो मेरे हिसाब से एक प्रीपोन हुआ जब यूएससी पे इन्फ्लेशन आए। आज पीपीआई के नंबर है, एंड इसमें भी एक पॉजिटिव चीज है कि ऑलरेडी मार्केट की एस्टिमेट है कि ये जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ के आएगा। तो मेरे हिसाब से इतना अगर नहीं बढ़ा तो फिर से एक अच्छा उछाल आज इवनिंग के सत्र में आपको देखने को मिलेगा। और डॉलर इंडेक्स अगर 100 को ब्रिज करता है डाउन साइड, तो मेरे हिसाब से एक बड़ा सेंटीमेंट उछाल अभी भी गोल्ड के प्राइसेस में ड्यू है। बाय एंड डिप्स रखें। हालांकि ऐसा ध्यान रखें कि गोल्ड एंड यूएस इन्फ्लेशन का जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर इन्फ्लेशन सीवियरली गिरता है तो मेरे हिसाब से गोल्ड में इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, बट अभी जिस हिसाब से प्राइसेस काफी करेक्ट हो चुके थे इंटरेस्ट रेट की फियर को लेकर, मुझे लग रहा है कि एक रिलीफ वहां पे अभी भी ड्यू है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 59,150 के करीब 59,000 के करीब स्टॉप लॉस लगा के एक बार बाय करना चाहिए। अपर साइड 59,600 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है।
एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे? 59,000 के आसपास, 59,000 के ऊपर क्या खरीदारी बन रही है क्या सोने में? विश्वमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव ही है। पिछले सप्ताह 58,200 के स्तर पर रिकमेंडेशन दी थी और लगभग 1,000 रुपए की बढ़त ऑलरेडी हम सोने की कीमतों में देख चुके हैं और चांदी में भी लगभग 3,000 की बढ़त यहाँ देखने को मिली है। मोमेंटम बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है। डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। इंट्राडे में 59,000 के स्तर मिले तो बिल्कुल लॉन्ग की जो है पोजीशन लेकर के चलना चाहिए। 58,770 का एक स्टॉप लॉस रखे। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रहेगा 59,500 का रहेगा और 1 से 2 दिन के लिए अगर यहाँ रणनीति बनानी है तो फिर एक बार 59,800 तक के स्तर भी जो है देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव है, जो भी डिप्स मिले उसमें बाय करके ही चलना चाहिए। अखिलेश जी, चांदी में आपका टारगेट क्या है? क्या इन लेवल्स पे खरीदारी करें या डिप का वेट करना चाहिए नई खरीदारी के लिए? एज आई सेड कि डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट एकदम तेजी से उनमें उछाला, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि यहाँ पर आप टेस्टिंग लॉट या पार्शियल लॉट्स में यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में डिप मिले 73,000 के आसपास तो वहाँ पे भी चांदी में मुझे लगता है खरीदारी करना चाहिए। इंटरनेशनल भाव के अंदर अगर देखते हैं तो 23.50 का एक महत्वपूर्ण यहाँ पे स्तर हमको बनते दिख रहा है और ये अगर स्तर ब्रेक नहीं करता तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सत्रों में ये $25.25 वहीं MCX में 75,500 के आसपास तक चांदी जल्दी देखने को मिलेगी। तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पे कर सकते हैं और नीचे घटे में भी बाय करने की रिकमेंडेशन है। बाय ऑन डिप्स के साथ आप यहाँ चांदी खरीद सकते हैं। अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कुणाल जी, कच्चा तेल हफ्ते भर में करीब 6% की तेजी आ चुकी है। पिछले हफ्ते भी अच्छी तेजी दिखी थी। क्या ये तेजी अब बढ़ने ही वाली है यहाँ से? जी हाँ, मुझे ओवरऑल यहाँ से भी तेजी नज़र आ रही है क्योंकि आप देखिए ओपेक प्लस ओपेक ने जो प्रोडक्शन कम किया है और उसके छोड़ के भी यूएस में प्रोडक्शन ग्रोथ सैचुरेट हो रहा है अपसाइड पे, तो ये सप्लाई साइड से तेजी के रीज़न है। और अगर हम डिमांड साइड की बात करेंगे तो जैसे यूएस में इन्फ्लेशन कम हुआ है, ऐसे यूके यूरोप में भी इन्फ्लेशन अगर कम होता है तो दैट विल बी ऑल्सो गुड ब्रीदर। सो सप्लाई साइड से तो तेजी नज़र आ रही है, डिमांड साइड से भी थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है। 62, 90, 63, 40 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे कच्चे तेल में? कच्चे तेल में हालांकि मोमेंटम पॉजिटिव है लेकिन प्राइस थोड़े ओवर स्ट्रेच है तो वर्तमान लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। थोड़ा डीप मिले तो वहां बाय करना चाहिए। 6,150, 6,160 के दायरे में बाय कर सकते हैं 6080 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 6,320 तक के लक्ष्य रख के चल सकते हैं। रवि जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड को लेकर? 6,200 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं क्या कच्चे तेल में? जब से मैंने लास्ट वीक भी यहाँ पे अगर ब्रांड की बात करें तब 76 का लेवल था एंड मैंने बताया था कि वैसे प्राइसेस का ट्रेंड पॉजिटिव है। हमने रीजन भी हाइकन दिया था, आगे जाके सप्लाई डिस्टर्बेंसेस यूएस में आएंगे तो इसका एक थोड़ा पॉजिटिव प्रभाव होगा और जो बेसिक रेंज बनी थी 72 से 78 की ब्रांड की, वो शिफ्ट होकर अभी 78 से 82 के रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस में मोमेंटम बना रहेगा। बट यस, जैसे मनोज जी ने बात किया, प्राइसेस काफी रनअप ले चुके एक वीक में और ये करंट वीक में भी काफी अच्छा रनअप है, तो थोड़ा वोलेटिलिटी में 6200 के करीब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6140 और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 6310 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। 6200 के आसपास आप क्रूड यहाँ पर खरीद सकते हैं 6310 के टारगेट के लिए। अखिलेश जी, आप ऑप्शन में कोई मौके देख रहे हैं क्या? क्रूड में कुछ मौका दिख रहा है? बिकॉज एक्सपायरी नियर है तो मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है वो शेड तो नहीं होना चाहिए, ये मोमेंटम बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पर अगर 20 से 25 पॉइंट नीचे गिरता है, यानी अभी 57 रुपए के आसपास चल रहा है 6350 का कॉल, तो यहाँ से अगर 20 डाउन साइड जाता है तो वहां पर इसको बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ एक्सपायरी तक, ये टिल एक्सपायरी तक एक बार इसमें 125 से 150 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं, तो बाय कर सकते हैं 6350 का कॉल। ओके, यानी 6350 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह अखिलेश जी की तरफ से है। चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। कल शानदार तेजी दिखी थी लेकिन आज जो शुरुआती तेजी थी अब कम हो गई है। कॉपर 730 के आसपास, जिंक 217 पे है और लेड 182 पे, एल्युमिनियम
एल्युमिनियम 200 के बेहद करीब है। कुणाल जी, कुछ समझ में आ रहा है बेस मेटल्स की चाल? कल तो बहुत अच्छी रैली दिखी थी, क्या फिर से खरीदारी के मौके दिख रहे हैं यहाँ पर? आपको क्या पसंद आ रहा है आज? बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि डिप्स पे एल्यूमिनियम बाय करना चाहिए 198 के आसपास 201 के टारगेट्स के लिए। कॉपर ऑलरेडी बढ़ गया है, 735 तक जा सकता है, 727 पे बाय कीजिए, 735 तक जा सकता है। ये जो तेजी है इसका फंडामेंटल से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, ये प्योरली डॉलर इंडेक्स जो क्रैश हुआ है इसके कारण कमोडिटीज़ बढ़नी चाहिए, ये तेज़ी चल रही है। सो चाइना से कोई पैकेज नहीं आया, चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन कंटिन्यूज टू रिमेन द सेम। So this is not a structural bull run, but this is just a pullback after a major sell-off. ओके, यानी सेल ऑफ के बाद जो यहाँ पर पुलबैक आ रहा है उसका फायदा उठाए, इसलिए आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। 727 पर मिले कॉपर, वहां पर खरीदे, जो करंट लेवल है उससे 2-3 रुपए नीचे आने दे। 735 तक सिर्फ जाने की यहाँ पर क्षमता दिख रही है कुणाल जी को, और एल्युमिनियम भी लोअर लेवल पर बाइंग की सलाह है। मनोज जी, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आज? बिल्कुल, यहाँ पे कॉपर पसंद रहेगा। अभी गत सप्ताह भी हमने 710 के आसपास इसमें बाइंग रिकमेंड की थी और अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। अभी भी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है चार्ट का वो पॉजिटिव है। 725 के स्तर मिले तो इंट्राडे में बिलोंग करके चलें 734 के लक्ष्य के लिए, और एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 720 के नीचे लगाना है। कॉपर में अगर 730 के ऊपर यहाँ पे इस बार वीकली क्लोजिंग आ जाती है विश्वमोहन जी, तो लगभग 30 से 40 रुपए की रैली और यहाँ देखने को मिल सकती है। तो कॉपर में लॉन्ग बने रहने की सलाह रहेगी। साथ ही यहाँ पे जिंक में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आई है, तो 215 के स्तर मिले तो जिंक में भी लॉन्ग करके चलना चाहिए 212 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य ऊपर में 222 तक का रख सकता है। तो ये व्यू बेस मेटल्स को लेकर मनोज जी की है। रवि जी, कॉपर पर आप बताइए क्या करना चाहिए, किन लेवल्स पे कॉपर खरीदे? लेवल है एंट्री का 7 to 5 के करीब मैंने भी बाइंग की रिकमेंडेशन आज दी है, एंड मुझे लग रहा है कि वैसे देखे तो हमने लगातार ये कमोडिटीज पे आउट परफॉर्मेंस की राय दी थी। पर्टिकुलर इसमें सप्लाई रिलेटेड कंसर्न्स है, इस हिसाब से ये कमोडिटी थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जो ब्रॉडर कमोडिटी बास्केट, मेटल बास्केट है जिसमें जिंक, एल्यूमिनियम एंड साथ में लीड है, उसमें बड़ी तेजी तभी आएगी जब चाइना से कुछ अच्छा न्यूज या अच्छा मैक्रो या अच्छा स्टिमुलस अनाउंस हो, तब तक थोड़ा बहुत आपको कोशिश होना है। बट मुझे लग रहा है कि कॉपर में 719 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 740 तक के मेरे लक्ष्य हो गए, तो मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और आगे जैसे एलएमए ओपन होगा शायद सेकंड हाफ में अच्छा मोमेंटम वहां पे बने। कॉपर 740 की टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। अखिलेश जी, आपने कुछ कॉल तो बेस मेटल्स में आज नहीं भेजा था, लेकिन कुछ पसंद है आपको या अवॉइड करेंगे आज बेस मेटल्स में ट्रेडिंग? नहीं, बेस मेटल में कॉपर पे ही है मेरा रिकमेंडेशन। 731 का लेवल ध्यान रखिए, इसके ऊपर यहाँ पर एक टेक्निकल पुल बैक डेफिनेटली बातें लगता है, और 2-3 सत्र के अंदर मुझे लग रहा है कि 741 से लेकर 746 तक के भाव हमको देखने को मिल सकते हैं। तो घटे में यहाँ पे बाय कर सकते हैं आप 727-28 के आसपास। 725 का इसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए, और बाइंग का रिकमेंडेशन है फॉर शॉर्ट टर्म इन बेस मेटल्स। रणनीति सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है, लोअर लेवल पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह। लेकिन चलिए अब एग्री मार्केट का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम अपडेट दे दे। एग्री मार्केट से जुड़ा हुआ है कि जो मॉनसून की जो रफ्तार है वो कुछ राज्यों में काफ़ी खतरनाक होती जा रही है। वो अब हिमाचल, उत्तराखंड की स्थिति तो आपने देखी ही। अब यमुना का पानी बढ़ने से दिल्ली में अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गए हैं, सड़कों पर पानी भरने से बड़ी गाड़ियां भी फंस गई है। चलिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं। एक तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग इस पानी से निकलकर आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग कृष्णानगर से आए थे, ड्यूटी जा रहे थे, पानी के प्रॉब्लम से वापस जाना पड़ रहा है। गाड़ी फंस गई है हमारी। है गाड़ी फंस गई? कौन सी वाली गाड़ी है जो बीच में खड़ी हुई है? आरटीवी गाड़ी फंस गई, वो डूब रही है, ना आगे जा रही ना पीछे जा रही हो। गाड़ी के अंदर इंजन में भड़कमड़ पानी हो गया, जो कम से कम 3 फीट ऊंचा हो। चलिए देखिए वो गाड़ी देखिए पीछे, उसमें लोग फंस गए हैं। आप भी उसी गाड़ी से आ रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आराम से जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप? आराम से जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल आराम से चलिए। आप कहाँ जा रहे हैं? छोड़ दो, कृष्णानगर जा रहे हैं। कृष्णानगर जा रहे हैं। देखिए ये बुजुर्ग हैं और बड़ी मुश्किल के साथ ही उधर की तरफ
इस पानी को पार कर रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से पीछे आरटीवी की जो बस है वो पानी में दिल्ली में डूब गई है और ये इलाका पूरी तरीके से जल में डूबा हुआ नजर आएगा। लोग तैरते हुए अपने आप को बाहर निकालने के लिए मजबूर हैं। वो आपको मैं सामने और तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों के सामने मजबूरी है कि वो कैसे यहां से बाहर निकलें। और ये पूरा इलाका अगर आप समझेंगे तो लाल किला, आगे विधानसभा और साथ में आगे राजनिवास और इस पूरे इलाके को जोड़ता है जहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी, विधानसभा, ये तमाम चीजें जाती हैं। और यमुना का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। बीच में इस फंसी हुई बस को आप देख सकते हैं कि कैसे वो बस फंसी हुई है और अब उसमें से लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं। काफी देर तक इन लोगों ने इंतजार किया कि कैसे ही बस आगे बढ़े, लेकिन जब बस आगे नहीं बढ़ पाई तब ये लोग बाहर निकले हैं और बड़ी मुश्किल के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं कि कैसे ये लोग बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली की यमुना की कि किस तरीके से यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है। आप भी इसी बस में थे क्या? आप कहां से आ रहे हैं? पंप पे थे? पंप चल नहीं रहा है क्या? बंद हो गया, पानी भर गया। कितना पानी भर गया पंप में? आधे से ज्यादा हो गया। इसलिए पंप नहीं चल रहा है? पंप नहीं चल रहा है, इसलिए पानी बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति थी। आप देख रहे थे किस तरह से यमुना के जलस्तर बढ़ने से अब शहर के भीतर ये पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई इलाके जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी की स्थिति बहुत खराब हो गई है। और बारिश की मानसून की स्थिति आपको बता दें कि पूरे सीजन में अब तक देश में 2% सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है और दिल्ली में सामान्य से अब तक 113% ज्यादा बारिश हो चुकी है। और जो कई राज्य हैं ऐसे दिल्ली के आसपास, हिमाचल प्रदेश जहां पर सामान्य से 105% ज्यादा बारिश हुई है, पंजाब में 96% ज्यादा और हरियाणा में 91% तक ज्यादा बारिश अब तक हुई है। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य है, देश के 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर काफी कम बारिश हुई है। उसमें झारखंड, बिहार, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी कम बारिश हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून के बाद अब बात कर लेते हैं ग्वार की, क्योंकि मानसून का फैक्टर काफी इस पर काम करता है। कुणाल जी, क्या लग रहा है? कल बहुत ही अच्छी तेजी दिखी थी ग्वारसीड, ग्वारगम में, लेकिन अभी तो बुआई चल ही रहे हैं, अगस्त मिड तक जाते हैं बुआई, अभी स्थिति साफ नहीं है। किस तरह के नंबर आएंगे फसलों को लेकर, क्या लग रहा है किस तरह की चाल रहेगी ग्वार की? जी, शॉर्ट टर्म में तो तेजी रहेगा बिकॉज वी डोंट नो कितना क्रॉप आएगा, अनसर्टेनिटी है। सो एल नीनो का आगे जाके इम्पैक्ट क्या आएगा, कितना प्रोडक्शन कम होगा, ये सब ऑल आर ग्रे एरियाज। सो आई थिंक ये तेजी बरकरार रहेगी शॉर्ट टर्म में अंटिल वी गेट अ क्लैरिटी दैट क्रॉप अच्छा है, ऐसा कुछ हो गया तब ये नीचे आएगा। डिमांड साइड अभी फिलहाल ठीक है, 3-4 महीने बाद कैसी रहेगी नोबडी नोज। सो एक बार 59 कर सकता है शॉर्ट टर्म में, ऐसा ध्यान बैठ रहा है। आपका व्यू ग्वार पर क्या है? क्या करना चाहिए ग्वार में यहां से? मुझसे आंसर क्वेश्चन? जी रवि जी, आपसे मेरा सवाल था। एक्शन हो सकते हैं लगातार, जैसे राजस्थान से न्यूज आ रहा है कि क्रॉप शिफ्टिंग हो रहा है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत अगर फाइनल फिगर आएगा तो वहां पे ज्यादा क्लैरिटी बनेगी। बट अभी जिस हिसाब से सिनारियो है, आई थिंक एक रोड में भी काफी अच्छी रैली है, तो वहां से भी कोई नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है। हालांकि थोड़ी रैली हो चुकी है तो इमीडिएट वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, बट मुझे लग रहा है कि ट्रेंड बना रहेगा। एंड ये कमोडिटी ने लगातार अंडर परफॉर्म किया है, तो शॉर्ट कवरिंग व्यू है लेवल स्पेसिफिक 5700 के करीब आप अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें गुआर सीड में। टारगेट वुड भी 5900 एंड स्टॉप लॉस वुड भी अराउंड 5620 एंड गुआर गम में भी मुझे लग रहा है कि अगर 11500 के करीब मिल जाता है तो आपको अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 11280, 12100 तक के लेवल के वहां पे भी मेरा अनुमान है। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे गुआर सीड एंड गुआरगम दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, बट अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। ग्वारगम में आपका कॉल क्या है अखिलेश जी? क्या सलाह देंगे ग्वारगम में इन लेवल्स पे 11500 के आसपास क्या करे? खरीदारी बन रही है क्या? गवारगम जैसे पिछले कुछ सेशंस में मैंने कहा कि एक सिग्निफिकेंट टेक्निकल ये रेजिस्टेंस ब्रिज किया है इसने 11200 का। तो एक चीज तो क्लियर है कि भाव जब तक 11200 के ऊपर बंद है तो यहाँ पर टेक्निकली भी एक अच्छा रैली हमको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इसके साथ गंवार सीड का रेफरेंस ले तो गंवार सीड भी इट्स अ टाइम फॉर एक्यूमुलेशन। मुझे नहीं लगता कि अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर भाव 5500 के नीचे जाएंगे अगस्त वायदा।
तो यहाँ पर कोई भी इनकेस घटा मिलता है, बाजार टूटता है 5650 के आसपास, तो वहां पर मेरा बाइंग का रिकमेंडेशन है। इमीडिएटली रेजिस्टेंस 5825 का है। अगर 5825 एक आध सत्र में अगर टूटता है, बाजार यहाँ पे बंद करता है, तो यहाँ पर मुझे गम और गंवार दोनों के अंदर ही अभी 15% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो 5825 का एक लेवल का ध्यान रखिए, इसके ऊपर एक शार्प शूटअप है। तब तक जब तक 5500 के नीचे नहीं जाए तब तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोनों गम एंड गवार। लेकिन एक अहम खबर आ रही है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने पर सरकार विचार कर रही है। एक अहम खबर अभी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर ये आ रही है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर सरकार बैन लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से चावल के दाम घरेलू बाजार में बढ़े हैं, उसके बाद से सरकार का महंगाई पर फोकस बढ़ गया है। सरकार लगातार महंगाई कम करने की कोशिश कर रही है। जितने भी मेजर कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उसके कई सारे कमोडिटीज़ पर तो स्टॉक लिमिट भी लगाई जा रही है, जिसमें गेहूं, दाल, पल्सेस वगैरह पे तो लगाई जा रही है। लगातार स्टॉक्स भी डिस्क्लोज करने को कहा गया है कारोबारियों से। अब एक और खबर आ रही है कि गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाई जा रही है। मनोज जी, छोटा जवाब दीजिएगा मसालों को लेकर। मसालों में बड़ी तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या करना चाहिए? जीरे में मेरा मानना है कि 56,500 अहम सपोर्ट रहेंगे, तो वो सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो फिर यहाँ पे बाइंग जो है वो इनिशिएट की जा सकती है। और धनिया और हल्दी में पॉजिटिव मोमेंटम जारी है। धनिया में भी 6,800 के दायरे में बाइंग की सलाह रहेगी, ऊपर में 7,050 तक के लक्ष्य के लिए। और हल्दी में भी यहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 11,200 के ऊपर यहाँ पे लॉन्ग में बने रहे। 10,700 के स्टॉप लॉस से 12,000 तक के स्तर जो है यहाँ जल्द देखने को मिलेंगे। शुक्रिया मनोज जी आपका, अखिलेश जी आपका, कुणाल जी और रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।